नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं ये उन दिनों की बात है का दूसरा और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें। तो चलिए अब दूसरा और अंतिम भाग शुरू करते हैं। रवि मनोरमा के घर उसके बापू के पास बैठा था। मनोरमा के बापू रवि की बहुत इज्जत करते थे। जब रवि छोटा था तभी से रवि पहले से ही समझदार था और अच्छा व्यक्तित्व रखता था। ये सोच थी उनकी। रवि को छोटे से बड़े होते हुए देखा था उन्होंने, और जब रवि ने हीरा सिंह कत्ल में अपने ऊपर इल्जाम लिया था तब से रवि के प्रति और प्रेम गहरा हो गया था मनोरमा के पिता और माता का। दोनों लोग बात कर रहे थे और मनोरमा पानी का ग्लास लिए बाहर आई, शरीर पर वही सफेद साड़ी लपेटे। रवि उसे इस कपड़े में देखते ही तुरंत बोला, अरे मन्नो, तुम ये कब तक पहनोगी? अपने पहले वाले कपड़े पहनो। ये क्या बात बोलते हो रवि बेटे? रवि के बातों को थोड़ा सा अटपटा समझते हुए बापू बोले, ये विधवा है और यही इसकी पोशाक है। किसकी विधवा काका? रवि बोला, उस इंसान की जो 3 दिन भी ढंग से नहीं रहा मनोरमा के साथ और खुद तो चला गया इस लड़की को सारे जहां का दुख दे करके। पर यही रिवाज है बेटे। बापू बोले, हम समाज से अलग तो नहीं है ना? अलग नहीं है काका, पर अलग बनना पड़ेगा। क्या आपका रूह नहीं कांप जाता है मन्नो को इस रूप में देख करके? आपकी फूल सी बेटी इस तरह दुखों वाली जिंदगी जिए, क्या आप दिल से इसकी दुखों वाली जिंदगी को स्वीकार करते हैं? बेटा, नियत के आगे सब बेकार लगता है। कौन सी खुशी और कौन सा दुख समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी खुश रहे, पर समाज से मैं कैसे लड़ूं? इसको आज ही मैं इस पोशाक से आजाद कर पहले वाली मन्नो बना दूं। पर क्या गांव, समाज, परिवार इस बात को मानेंगे? मैं समझ सकता हूं काका, पर एक बार हिम्मत तो करनी पड़ेगी। एक बार समाज से किसी अच्छे काम के लिए लड़ना पड़ेगा। मनोरमा को उसकी जिंदगी जीने के लिए आपको मदद करनी पड़ेगी। ये सिर्फ मनोरमा का प्रश्न नहीं है, आने वाले दिनों में मनोरमा जैसी कितनों के लिए एक मिसाल रहेगा काका। मनोरमा के बापू कुछ ना बोले। काका, समाज के नियम किसने बनाया है? भगवान ने बनाया क्या? नहीं ना, इंसान ने ही बनाया है ना। तो हम नियम को बदल भी सकते हैं। जीने का, खुश रहने का सबको बराबर का हक है और वो हम हक छीन नहीं सकते हैं किसी से। किसी ना किसी को आगे आना ही पड़ेगा। मनोरमा के बापू सोच में पड़ गए और मन्नो दरवाजे पर खड़ी रवि को देखे जा रही थी। उसकी नजर में उसके देवता का कद बढ़ता जा रहा था। रवि ने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लड़े, वो सब सुन रही थी। कितनी शालीनता से मनोरमा के बापू को रवि समझा रहा था। रवि, इसकी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। काका थोड़ा रुक करके बोले, इसका क्या भरोसा है काका? और शादी को किसी ने कहाँ मना किया है कि आप मत करो? पर उसी घर में बताओ, क्या आपको नहीं पता है कि वो परिवार इस लायक नहीं है? आप दोबारा उसी घर में मन्नो की शादी करके उसे नरक में ही धकेल दोगे। इस बार भी काका के पास कोई उत्तर नहीं था। उनके आंखों में आंसू थे। काका, एक बार मन्नो की खुशी के बारे में सोच करके देखो। क्या ये दोबारा उसी घर में खुश रह पाएगी? क्या वो ये दंश झेल पाएगी? उसके खुद के देवर के साथ शादी, और वो भी सिर्फ 3 दिन के रिश्ते के लिए। जिस परिवार को उसने जाना नहीं, माना नहीं, उस परिवार में सिर्फ साख और इज्जत के लिए एक और शादी। फिर काका तड़प करके बोले, रवि बेटा, ये उस घर की बहू है, बात को समझो, और इस घर की बेटी नहीं है क्या? रवि तुरंत बोला, ये कैसा न्याय है काका? क्या आपको नहीं लगता है कि वो गलत है? पता है रवि, पर आखिर इनका सहारा कोई तो चाहिए ना। उसी से पूछ लीजिए, क्या मन्नो को किसी के सहारे की जरूरत है? क्या मन्नो अपना देखभाल खुद नहीं कर सकती है? पर कब तक? बापू बोले, कब तक ये अकेली रहेगी? तब तक काका, जब तक कि इसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल जाता है। कौन करेगा इससे शादी? सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए काका, और अभी मन्नो को उसकी जिंदगी जीने दीजिए। हम बाप हैं उसके। दुनिया
हमने भी देखी है, समाज हमें जीने नहीं देगा, कोई नहीं करेगा इससे शादी। वो समय भी आएगा काका, जरूर मिलेगा कोई ऐसा जो समझ सके मन्नो को और मन्नो समझ सके उसे। फिलहाल उस रिश्ते को आप मना कर दो और मन्नो को थोड़ा आजाद। मनोरमा के बापू को कुछ तो समझ आया था रवि की बातें। फिर रवि शांत ना बैठा और काकी के पास भी गया। अंदर रसोई में काकी खाना बना रही थी और रवि अंदर चला गया। काकी को अपने बातों में लाना रवि को बहुत अच्छे से आता था। उसने बहुत प्यार से बताया, जी मन्नो की जिंदगी को अभी कुछ सालों तक ऐसे ही रहने दो, बिना शादी के खेलने दो, उसकी जिंदगी जीने दो। एक समय आएगा जब मनोरमा खुद शादी के लिए कहेगी, उसके मन में शादी को लेकर के भावनाएं आएंगी। फिलहाल अभी उसको हम सभी के स्नेह की बहुत जरूरत है काकी। मनोरमा की माँ रवि को देखती रह गई और बड़े प्यार से बोली, बेटा उसके बाद अगर किसी ने उससे शादी नहीं की तो? अरे ऐसे कैसे होगा? रवि खुद को संकुचित महसूस करते हुए बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता। मन्नो जैसी गुणवान और अच्छी लड़की से शादी कोई भी अच्छा लड़का कर ले। मनोरमा बहुत खुश थी। उसे लगा कि अब शायद बापू मान जाएंगे और बापू भी मान गए। उनकी आंखों में आंसू थे। आज रवि ने उन्हें एहसास दिलाया, सोचने पर मजबूर किया कि उन्होंने मनोरमा के ससुराल में संदेश भिजवा दिया कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मनोरमा के दिल की बात रवि तक कैसे पहुंच जाती है ये मनोरमा को नहीं पता था। बस उसकी नजरों में हर पल रवि के लिए अहमियत बढ़ती जा रही थी। कोई आम इंसान नहीं कर सकता था जो रवि कर रहा था। अब तो मनोरमा के रोम रोम में रवि के लिए भक्ति भावना जागृत होने लगी। गांव के सरपंच के पास मनोरमा के ससुराल वाले अपने सरपंच के साथ आए थे। बहस हो रही थी कि हमारी बहू को जैसे ही वो विदा किया जाए। गांव का नया सरपंच पहले जैसा नहीं था कि कोई भी बात सुने बिना कह दे। नया सरपंच एक तरफा तरफदारी करे, ये उसके खिलाफ था। मनोरमा के बापू पंचायत में नहीं जाना चाहते थे, पर अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। सबसे पहले उन्होंने अपने गांव के सरपंच से अकेले में मिले। साथ में रवि के मामा भी थे। उन्होंने बताया कि हमें कोई आपत्ति नहीं है किसी भी फैसले पर, लेकिन ये बात पंचायत में ठीक नहीं है। सभी लोग मेरे घर चलें और वहीं पर बात होगी। सरपंच महोदय मान गए। उन्होंने जब सबके सामने ये प्रस्ताव रखा तो पहले ना नुकुर हुआ, किंतु बाद में उन्हें मानना पड़ा। अब मनोरमा के घर पर सबके बैठने की व्यवस्था की गई। गांव से सिर्फ सरपंच, एक और सब रवि के मामा और रवि थे। मनोरमा के ससुराल से 3 लोग। बात होने लगी। मनोरमा के विदाई की नोक झोंक, टीका टिप्पणी, गर्मा गर्मी। रवि के मामा ने रवि को बोलने से मना किया था। जब तक बात बनती है बनने देंगे। सरपंच ने सभी की बातें सुनी। मनोरमा के ससुर ने अपनी बड़ी बड़ी बातें बहुत ही चतुरता से रखी और बताया कि मेरा बेटा तैयार है शादी को। शिव मंदिर में शादी तरीके से शादी होगी और बहू हमारे घर। मनोरमा के बापू ने भी अपनी बातें रखी। फिर अंत में सरपंच ने मनोरमा से पूछने का निर्णय लिया। मनोरमा के बापू ने बैठक की दूसरी तरफ मनोरमा की बात कराने की व्यवस्था की। उस समय कोई भी किसी के घर में नहीं घुसता था, बाहर से ही बात होती थी। बेधड़क महिलाओं से बात करना आसान नहीं था। चूंकि अपने ही गांव का सरपंच था तो कोई लज्जा शर्म की बात ना थी। सरपंच बैठक के दूसरी तरफ था और मनोरमा किवाड़ के पास थी। बेटी, मुझे पता है तुमने हमारी सारी बातें सुनी होगी। सरपंच बड़े प्यार से मनोरमा से बोला, क्या तुम उस घर में दोबारा शादी करके जाना पसंद करोगी? बहुत ही नाजुक पल था वो। पहली बार ऐसा हुआ था कि गांव में किसी लड़की से उसकी रजामंदी पूछी जाए और वो भी विधवा से। चाचा, क्या आप मेरा साथ दोगे? हाँ बेटी, अब बात गांव के इज्जत की है। मैं उस राक्षस से शादी करने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। बस मुझे तुमसे यही सुनना था। इतना कह करके सरपंच बैठक में आ गया और बड़ी बेबाकी से अपना निर्णय सुना दिया। हम लड़की के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। मनोरमा अब आपके घर नहीं जाएगी। ये कैसे हो सकता है सरपंच साहब? हम आपकी इज्जत करते हैं, सरपंच बोला, पर ये अटल है। अब आप लोग जा सकते हैं। ये ठीक नहीं हुआ है। हम अदालत में जाएंगे। आपको जहां जाना है जाओ। काका श्री, रवि बोला।
पर जब सरपंच काका ने बोल दिया तो बोल दिया। कोई जबरदस्ती तो नहीं किसी की शादी की। मनोरमा के ससुराल वाले तमतमाते हुए उठे और पैर पटकते हुए वहां से चले गए। अब मनोरमा बाहर आई और सरपंच के पैरों में गिर गई। अरे बिटिया, ये क्या कर रही हो? सरपंच बोला, ये सरपंच काका का वादा है, तुम जिससे कहोगी शादी के लिए मैं उसी से शादी करवाऊंगा, और जब तक नहीं करना है जैसे भी रहना है रहो। सरपंच रवि की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। सरपंच और रवि की नजर को मनोरमा देख ली थी। एक आजाद पंछी की तरह खुद को महसूस करने लगी थी मनोरमा। उसे लगने लगा था कि समाज बदल रहा है। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। बहुत खुश थी मनोरमा। खुले हवा में सांस ले रही थी, किसी पिंजरे से छूटे मैना की तरह, आकाश में उड़ रहे बाज की तरह जो बिना किसी डर के मस्त उड़ रहा था। जब सरपंच ने हामी भर दी और बापू ने भी कह दिया तो अब सफेद साड़ी पहन करके खुद को विधवा की तरह दिखाना नहीं चाहती थी मनोरमा। सफेद लिबास पहनने का एक ही तात्पर्य होता था कि हम शोक में हैं, हम शांति चाहते हैं, हमें आडंबरों से मुक्ति जीवन पसंद है, हम दुखी हैं पति के जाने से, वो पति जिसकी वजह से हम 16 श्रृंगार किया करते थे। मनोरमा के लिए ये सब किसी मतलब का नहीं था। अतः उसने अपने पुराने परिधान निकाले और उन्हें निहारने लगी। खुश हुई और बिना एक पल गंवाए पहन लिया लाल रंग की कुर्ती और बैगनी रंग का सलवार और फिर हरा दुपट्टा। आईने के पास गई, अपने बालों को संवारा और ओंठों पर हल्की सी लाली लगा करके मुस्कुराई। उसने सोचा कि आंखों में काजल लगाए पर कल के लिए छोड़ दिया, बालों में लाल फीता लगाए पर कल के हवाले छोड़ दिया, नाखूने में दुनिया भर के रंग भरे पर कल को दे दिया। थोड़ी शर्माई, थोड़ी इतराई और फिर आईने को चिढ़ाया। देख दर्पण, अब ना कहना मैं अच्छी नहीं हूँ। गांव के बहुत से बुजुर्ग थे जो मनोरमा के बदले हुए स्वरूप से नाराज थे। उनका कहना था, हम बाप दादाओं की प्रथा को बदलने वाले होते कौन हैं? उन सब के मन में एक सरपंच के लिए अब गुस्सा था और षड्यंत्र पनपने लगा। कुछ वर्ग पहले पूर्व सरपंच के साथ हो लिया और रात में सभाएं होने लगी। सरपंच ने मनोरमा को विधवा रूप से आजाद किया था। कोई मामूली बात नहीं थी। आने वाले दिनों में या तो बहुत अच्छा होना था या बहुत जल्दी कुछ बुरा होना था। पर इधर तो अब हवाओं का रुख बदल चुका था और उन हवाओं में सुगंध फैल चुकी थी। चेहरे पर उदासी ना होकर के ओंठों पर मुस्कान थी। मनोरमा खुले वातावरण में खुद को किसी परी से कम नहीं समझ रही थी, जो बिना रोक टोक खुले गगन में पंख फैलाए उड़ने को तैयार थी। आज मनोरमा आजाद थी और आज वो पहले वाली मनोरमा बन करके अपनी सखियों से मिलने जाने वाली थी। तितलियों की तरह उड़ते हुए वो बाग की तरफ भागी और हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते जब बाग में पहुंची तो वहां उसे कोई ना दिखा। दिखता भी कैसे, ज्यादातर सखियों की शादी जो हो चुकी थी और वो सभी अपने अपने ससुराल में थी। जिनकी शादी नहीं हुई थी वो अपने घर में थी। उन्हें क्या पता था कि मन्नो रानी को मिलना है। मन्नो ने किसी को कुछ बताया भी नहीं और सुध बुध खो करके भागती चली आई थी। यहाँ पर उदास मन्नो आम के एक पेड़ की डाली पर बैठ गई जो जमीन के बेहद करीब सटी हुई थी। तभी उसे रवि दिखा जो एक हाथ में चरी काटने का हथियार लिए था और दूसरे हाथ में एक रस्सी था। शायद वो गाय को खाने के लिए चारा लेने जा रहा था। मनोरमा ने आवाज लगाई, रवि। रवि इधर उधर देखने लगा। मैं इधर हूँ, यहाँ अकेले क्या कर रही हो? इंतजार किसका? सहेलियों का? मन्नो घर जाओ, अब वो समय चला गया। बच्चे आते हैं बाग में घूमने के लिए, बड़ी लड़कियां नहीं। ये तुम कह रहे हो रवि, तो चली जाती हूँ। मैं नहीं, गांव का समाज कहता है मन्नो। रवि पास आकर के मनोरमा को देखता है और कहता है, बहुत अच्छी लग रही हो मन्नो। अच्छा, क्या सच में? हाँ, अब ऐसे ही रहना। जी बिल्कुल, चहकती हुई मन्नो बोली। अब तो ऐसे ही रहना है। मनोरमा सच में बहुत अच्छी लग रही थी। मनोरमा ने रवि को देखा और रवि ने मनोरमा को। रवि भी एक दूसरे डाल पर बैठ गया था। दोनों की निगाहें नीचे जमीन पर थी। दोनों अपने पैरों को देख रहे थे। दोनों खामोश थे। चारों तरफ शांति थी। पक्षियों की चहचहाने की आवाजों के अलावा और कोई शोरगुल नहीं था। ये क्या है मन्नो?
तुमने पैरों में पायल नहीं पहनी। रवि ने तिरछी नजर से मनोरमा के खाली पांव को देखा तो बोला, माँ ने मना किया है। मायूस होकर के बोली मनोरमा, माँ कहती हैं एक ही दिन में सब पहन लेगी क्या? फिर धीरे धीरे सजने संवरने की शुरुआत करना। गांव का समाज जीने नहीं देगा, लोग ताने कसेंगे। रवि अफसोस करके रह गया। उसे याद है मनोरमा का पायल एक बार बाग में खोए गया था तो उसने पूरा आसमान सिर पर उठा लिया था। जब तक पायल मिला नहीं तब तक वो शांत बैठी ना थी, और वो आज बिना पायल कैसे? मनोरमा के पहले जैसे चहकते हुए चेहरे पर वो चमक नहीं थी। वो खुश तो थी पर बात बात पर चेहरे का झुका लेती थी और उदास हो जाती थी। रवि के दिल में मनोरमा के लिए हमेशा से प्यार था और आज तो वो और भी, पर उसे पता था कि मनोरमा के दिल में सम्मान है पर मोहब्बत नहीं है। वो कभी मनोरमा पर ये नहीं जताएगा कि उसे लगे रवि दया भावना से मदद कर रहा है, जबकि मुझे तो मोहब्बत है मन्नो से। इधर मनोरमा के दिल में रवि के लिए एक पवित्र प्यार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। उसकी नजर में भी पवित्र मोहब्बत पनप गया। कुछ भी हो जाए मैं रवि को ये नहीं बताऊंगी कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अबला समझ मेरे लिए प्यार की भावना जगाए। रवि के दिल को मैं जानती हूँ, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मुझे इतना स्नेह करता है तभी तो। पर क्या मैं उसके लिए ठीक हूँ? शायद नहीं। आखिर मैं हूँ तो एक विधवा ही। दोनों की अपनी अपनी सोच थी, पर मोहब्बत में ये सब कहाँ देखा जाता है। दोनों में एक दूसरे के लिए अथाह प्रेम था, कुछ कर गुजरने की लालसा, मन में ढेर सारा स्नेह, आंखों में उपासना, दिल में जगह और लफ्जों में इज्जत थी। इतना आसान भी नहीं था प्रथा का मोड़ पाना, और कुछ अच्छा करने में समय तो लगता है। अब तो आलम यह था कि खुद रवि का दोस्त रामू ही उसका दुश्मन बन गया, और वजह सिर्फ एक कि एक बार हम मनोरमा के चक्कर में अपनी जिंदगी की शुरुआती दौर को नरक बना चुके हैं और रवि फिर उसके लिए अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि दोनों को मिल पाना संभव नहीं है। रवि ने रवि को बहुत समझाने का प्रयास किया कि अब मनोरमा का पीछा छोड़ दे भाई, पर रवि का एक ही जवाब होता, मैंने कब उसका पीछा किया है? उसकी जगह कोई भी लड़की होती उसकी मदद करता, और यदि कल को तुझे भी कोई दिक्कत आए तो मैं भी तुम्हारी ही मदद करूंगा। रामू नहीं माना और उसके बाकी के साथी भी रवि से दोस्ती तोड़ लिए। नया खून था, नया उबाल था। उन्हें जब कोई काम नहीं होता तो गांव के चौराहे या कहीं चबूतरे पर बैठ करके फालतू के काम करते। ताश की पत्तियां उनकी संगी साथी होती थी, और पूर्व सरपंच भी उन लड़कों को बहकाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था। उसने रवि और मनोरमा के बापू के साथ साथ वर्तमान सरपंच के बारे में भी भड़काया। यही सब वजह थी जो रवि अकेला रह गया और उसके दोस्त एक साथ हो गए। इन लोगों को बहुत बुरा लगा कि समाज के बंधनों को तोड़ करके मनोरमा को वापस अपनी रंगीन जिंदगी में आ गई है। ये लोग नहीं चाहते कि मनोरमा समाज में चल रहे प्रथा को आने वाले बाकी के लोगों के सामने एक मिसाल कायम करे, इसलिए ये लोग खिलाफ थे। एक दिन शिव मंदिर में दोनों बैठे थे। बैठ करके एक दूसरे के प्रति जो स्नेह था बस वही सोच रहे थे। बातें कम हो रही थी। दूर दूर बैठने के बावजूद भी गांव के कुछ छिछोरों के साथ रवि के बाकी दोस्त आए और रवि को भला बुरा कहने लगे। गांव की इज्जत का ख्याल रख लिया करो रवि बाबू, आपको क्या, बदनामी तो मन्नो की होगी। रवि उनको क्या समझाता। उसे एहसास हुआ कि अब वो बच्चा तो नहीं है और ना ही मनोरमा मन्नो, तो ये मिलना जुलना क्यों? कोई हमारे पवित्र सोच को समझ नहीं सकता है। बेवजह बदनामी होगी। मनोरमा की बदनामी ना हो इसलिए रवि मनोरमा से मिलने से मना करने लगा। मनोरमा को ये लगता कि वो उसे अब नजरअंदाज कर रहा है, पर सच्चाई ये थी कि सभी लड़के रवि की राह देखते कि ये कब मनोरमा के साथ देखा जाए और गांव में बदनाम किया जाए। रवि को इस बात की भनक लग चुकी थी कि ये लोग जानबूझ करके पीछे पड़े हैं। रवि कभी नहीं चाहता था कि मनोरमा पर इस तरह की कोई आंच आए, पर मनोरमा इस बात को समझ ना सकी और रवि से मिलने उसके घर पहुंच गई। रवि घर में नहीं था। रवि की
की मामी जी ने मनोरमा को हल्के से चिकोटी ली और अपरोक्ष रूप से रवि से मिलने को मना कर दिया। मनोरमा उस दिन रोती हुई रवि के घर से निकली। घर आई तो माँ ने पूछा पर वो कुछ ना बोली। बापू ने पूछा फिर भी कुछ ना बोली और उस रात बिना कुछ खाए पिए सो गई। अकेली पड़ गई थी मनोरमा। एक रवि ही तो था उसका सहारा। अब यदि वो भी बात नहीं करेगा तो कैसे रह पाऊंगी मैं? क्या करूं, कैसे बात करूं मैं रवि से? यही उधेड़ बुन चल रहा था मनोरमा के मन में। फिर उसने बापू से बात करना उचित समझा। रात के खाने पर मनोरमा ने बापू को बोला कि बापू एक बार रवि को घर पर बुलाइए, ना बात करनी है। बापू ने हाँ में सिर हिलाया, पर उनके मन में चल रहे सवाल का जवाब कौन देता कि कहीं रवि और मनोरमा एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि की वजह से मनोरमा उदास रहती है? वैसे भी रवि के एहसान बहुत हैं हम पर। अब उस लड़के को और परेशान नहीं करना चाहते हैं। बापू कल ही बुलाओ ना, खाना खाओ और सो जाओ, कल देखेंगे। बहुत ही नपा तुला सा उत्तर था बापू का। इस तरह से कल कभी नहीं आया और रवि शिक्षक बन चुका था। उसकी पहली पोस्टिंग इस गांव से दूर दूसरे गांव में हुई जहां शिक्षा का बड़ा अभाव था। रवि वहां जाने की तैयारी करने लगा। जब ये बात मनोरमा को पता चली तो उसने समाज का लोक लाज नहीं देखा। ये नहीं देखा कि इसी फिराक में लोग बैठे हैं कि किस तरह से उन दोनों को बदनाम किया जाए। वही हुआ भी। जैसे ही मनोरमा रवि के घर में घुसी, रवि के घर के बाहर लोग शोर मचाने लगे। रवि के मामा ने बहुत समझाया कि बिटिया रवि की मामी के पास आई है, पर लोग रवि पर ताने कसने लगे। आनन फानन में पंचायत भी बैठा दी गई और रवि को गांव से निकाल दिया गया। रवि वैसे भी गांव छोड़ रहा था, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन भी देखने पड़ेंगे। मनोरमा किसी तरह से खुद को संभाला। उसने अब दृढ़ निश्चय किया कि इनकी वजह से हम अपनी जिंदगी खराब नहीं करेंगे। रवि गांव छोड़ने को तैयार हो गया और बिना एक पल गंवाए अपना बैग तैयार किया और बाहर आ गया। उसने एक बार भी मन्नो को नजर उठा करके नहीं देखा। उसे लगा जैसे उसने कोई पाप कर दिया है। बिना किसी को सलाम नमस्कार किए अपना बैग उठा करके बड़े दरवाजे से बाहर निकला। उसने किसी से कुछ ना बोला। मनोरमा रवि को देखती रह गई। मनोरमा के मन में कुछ तो चल रहा था जो किसी को भी पता नहीं था। गांव के बाकी लोगों की मनसा पूर्ण हुई। गांव का सरपंच भी कुछ नहीं किया, क्योंकि रवि तो वैसे भी गांव से जा रहा था। रही मनोरमा की बात, तो आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। यही सोच करके सब चुप रहे। रवि को गए हुए 2 साल हो गए थे। ये 2 साल इतना आसान नहीं था दोनों के लिए। फिर भी जिंदगी को इस तरह से जाया नहीं कर सकते थे। याद तो हमारी सांसों में बसी है, नस नस में कतरा कतरा में बसा है, उन्हीं के नाम का दौड़ता है। पर हकीकत में इस भगवान की दी हुई उम्र को अंत तक जीना तो था। इन 2 सालों में मनोरमा ने बहुत मेहनत की और उसने एक पाठशाला खोल रखा था जिसमें हस्तकला की बातें सिखाई जाती और बनाई भी जाती। हस्तकला की कुशलता, सिलाई बुनाई, वहाँ उसने महिलाओं के लिए अच्छे काम करने शुरू कर दिए थे। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता था। दिन भर काम करती, जो भी सामान तैयार होता शहर में जाता और इसका अच्छा पैसा मिलता। उस पैसे से वो उन सब की मदद करती। शाम और सुबह को अपने घर के 4 दीवारी के अंदर बनी हुई तुलसी माता के पास बैठती और घंटों तक बातें करती, खुद से, तुलसी माता से और रवि को याद करती। उसकी ऐसा दशा देख करके बापू से देखी नहीं जा रही थी। उन्हें उसकी ऐसी दशा बापू से देखी ना जा रही थी। उन्हें मनोरमा की हालत पर तरस आ रहा था। पर मनोरमा ने इन 2 सालों में अपना मुकाम बना लिया था। आसपास के गांवों की महिलाओं अबलाओं को उसने अपने स्कूल में आश्रय व आमदनी हेतु नौकरी दे रखी थी। हस्तकला में बनाई गई वस्तुओं को अच्छे तरह से कारोबार होने लगा। गांव के लोग अब मनोरमा को बहुत साथ देते थे। उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत कुछ। जब गांव की महिलाओं के हाथ में 4 पैसे आए तो पुरुषों को ग्लानि हुई कि उन्होंने अपनी ही गांव की इतनी अच्छी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी खुशी क्यों नहीं दिखाई दी किसी को। मनोरमा के इस काम को पूरा करने में सरपंच का बहुत बड़ा सहयोग था। शहर के कारोबारियों को बुला करके खरीद में मनोरमा की कई बार मदद की। पर अब भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों की नजर मनोरमा व सरपंच के प्रति खराब थी। उनमें रवि
के वो चारों दोस्त थे और पूर्व सरपंच भी। एक बार फिर गांव में सरपंच चुनने का दिन आया और बड़े जोरों शोरों से पूर्व सरपंच ने प्रचार किया। चुनाव के दिन गांव की महिलाओं ने भारी मतों से मतदान किया और जब परिणाम आया तो वर्तमान सरपंच की पुनः विजयी हुई। इस विजय को देख करके रवि के दोस्त भी रास्ते पर आ गए। उन्हें सरपंच ने बुलाया और समझाया कि जिंदगी इस तरह से अगर जी लोगे तो जियो, पर याद रखना कल को खुद के कंधे पर जिम्मेदारी आएगी तो पराजित होने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। सभी दोस्त समझ चुके थे सरपंच काका के बातों में दम था। उन्होंने गलत राह अपना लिया था, पर अब नहीं। अब वो अच्छे से अपनी जिंदगी के बारे में सोचेंगे और सबसे पहले जो भी गलती किया है उसका हर्जाना भुगतेंगे। इधर रवि एक अच्छे गुरुजी की तरह स्कूल में शिक्षा देने लगा था। स्कूल में पढ़ाने के बाद वो अपने घर पर भी गांव के अन्य वर्गों के लोगों को भी पढ़ाता था, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, उच्च वर्ग का हो या निम्न का, या किसी भी उम्र का हो। उसका काम था बस लोगों को शिक्षित करना। उसके खाने पीने का भी व्यवस्था गांव के लोग ही करते थे। गांव के लोग उसे एक गुरु ही मानते थे। बाकी सभी अध्यापक शाम को अपने अपने घर चले जाते, पर रवि नहीं। सभी देरी से विद्यालय आते, पर रवि नहीं। सभी अवकाश भी लेते, पर रवि नहीं। बहुत कम समय में उसने गांव वालों का दिल जीत लिया था। ऐसा कोई दिन ना होता था जब वो मन्नो को याद ना करता हो, पर वो उसकी खुशी के लिए गांव नहीं जाता था। यदि उसकी वजह से गांव में मन्नो की बदनामी हुई तो यही सोच करके सिहर जाता और वहीं रहता था। मन्नो एक आवाज आई तो मन्नो पलटी। उसके सामने रमन खड़ा था। अरे रमन तुम? रमन मन्नो के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दे बहन, मेरी मति मारी गई थी जो तुम्हारे और रवि के बारे में गलत सोचा। अरे उठो, मनोरमा रमन को उठाते हुए बोली। भूल जाओ, मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती। और बताओ कैसे आना हुआ इस महिला उद्योग में? मुझे भी काम चाहिए, घर पर फालतू बैठा हूँ, शहर जाकर के कमाने की इच्छा नहीं है। मनोरमा मुस्कुराई। पर तुम्हें पता है ना, यह सिर्फ महिलाओं को ही काम दिया जाता है यहाँ। हाँ मन्नो, पर मुझे जरूरत है। क्या तुम कर पाओगे? हाँ, मैं कोई भी काम कर लूंगा। ठीक है, मैं सोच करके बताता हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। कुछ देर सोच करके मन्नो बोली। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सामान देती हूँ, उसे जा करके बेच करके आओ। बस एक बार तुम साबित कर दो कि गांव में भी तुम ये वस्तुएं बेच सकते हो। ठीक है बहना, रमन खुश हो करके बोला। मैं बेचूंगा, पर याद रखना सिर्फ और सिर्फ 5 वस्तु दूंगी और उसके पूरे पैसे लाने हैं। जो खुशी से पैसे दे और खुशी से खरीदे उसी को बेचना। अरे ओ छुटकी, मन्नो की आवाज आई। और जब छुटकी बाहर आई तो उसके हाथ में हाथों से बनी हुई घरेलू वस्तुएं थी। ठीक है, मैं जरूर बेचूंगा। और रमन सामान लेकर के वहां से चला गया। मनोरमा मुस्कुराए बिना ना रह सकी, पर उसे रवि की याद आ गई। रवि ही तो था जो उसकी नई जिंदगी का मालिक था। उसने ही तो हीरा सिंह से उसकी अस्मत बचाई थी। वही था जो अपने सिर पर मेरा इल्जाम ले लिया। और ये सभी नादान दोस्त रवि के साथ आज रमन को वापस देख करके मनोरमा बहुत खुश थी। ये क्या है रमन? संजय ने रमन को रोक करके पूछा। कहाँ जा रहा है भाई? सामान बेचने। कौन सा सामान? वही ना जो मनोरमा अपने आश्रम में बनवाती है। हाँ वही सामान। मतलब अब तूने बिना हमसे पूछे मनोरमा का साथ दे रहा है तो क्या हुआ? संजय गुस्सा करने लगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई तुझे जो हमारा साथ छोड़ रहा है? मैंने साथ नहीं छोड़ा दोस्त, मैं बस उसकी और अपनी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा। संजय रमन से लड़ने लगा तो रामू बीच में आ जाता है। रुक जा संजय, जाने दे उसे। क्यों, तू भी अब उसकी तरफदारी करने लगा? नहीं संजय, हम एक रमन को रोक के क्या करेंगे? जब गांव की ज्यादातर महिलाओं मन्नो के यहाँ जाती हैं तो मतलब अपने पूर्व सरपंच की बातों का क्या? गांव की इज्जत का क्या? किस बात की इज्जत? घर में 4 पैसे आते हैं वो देखेगा या पुरानी दकियानूसी बातों को? हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है संजय। रवि और मन्नो को
अलग करके। रामू ठीक कह रहा है संजय, मन्नो के आश्रम में मेरी और तेरी बहनें भी तो जाती हैं। उन्होंने जो कला गुण सीखा है आज मन्नो की वजह से है। बीच में महेश बोलता है, तू जा रमन और शाम को मिलना। रमन साइकिल चलाता आगे बढ़ जाता है और बाकी के 3 दोस्त किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं। उन्होंने पूर्व सरपंच के साथ मिल करके अपने ही दोस्त के साथ षड्यंत्र रचा, अपने ही बचपन की साथी से दूर करवा दिया। ये हमने अच्छा नहीं किया और उन्होंने निर्णय लिया कि वो भी मन्नो से माफी मांगेंगे और रवि से भी। शाम को जब रमन वापस आश्रम आया तो बहुत खुश था। उसने अपनी साइकिल से एक गट्ठर उतारा और आश्रम के बरामदे में जाकर के बैठ गया और थक करके बोला, अरे कोई पानी तो पिलाओ। सहसा दौड़ती हुई एक 11 साल की लड़की आई। उसके हाथ में पानी का गिलास था। पानी देते हुए वो बोली, लो भैया, बहुत प्यास लगी है। हाँ छुटकी, बहुत। सुबह से कुछ खाया भी तो नहीं, पर 5 सामान बेच दिया। वाह भैया, मैं अभी दीदी को बुलाती हूँ। दीदी, अरे ओ दीदी, छुटकी आवाज लगाई। मन्नो अंदर से बाहर आई और रमन को देख करके मुस्कुराई। तो पूरा बेच दिया? हाँ मन्नो। रमन मुस्कुराया और पसीने पोंछते हुए बोला, अब बताओ क्या काम दोगी? यही काम या कुछ और? पर ये गट्ठर में क्या है? ये अनाज है मन्नो। रमन गट्ठर खोलता हुआ बोला। एक बहन को सामान पसंद आ गया, पर उसके पास रोकड़ा या पैसे नहीं थे। बहुत जिद करने लगी कि दे दो और बदले में अनाज ले लो। मुझसे उसकी उदासी देखी ना गई और दे दिया अनाज के बदले। वाह रमन, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। अब तुम जाओ, कल आना। कल बताऊंगी कि असल में क्या करना है। और हाँ, कुछ खा करके जाना। मन्नो छुटकी से बोली। छुटकी कुछ ले करके तो आ भैया के लिए। जी दीदी। रमन की आंखों में आंसू थे। सच में मन्नो का बहुत बड़ा दिल था। मन्नो जब अंदर जाने लगी तो एक आवाज आई, मन्नो हमें भी तो माफ कर दे। ये वो 3 दोस्त थे, संजय, महेश और रामू। मन्नो उन्हें देख करके भावुक हो गई और कुछ ना बोल पाई। उसके आंखों में आंसू आ गए। उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और बोलने की कोशिश करने लगी, पर अटक गई। ये सभी बचपन के अपने ही तो साथी हैं जो बात बात पर मन्नो के साथ देते थे और मन्नो को बहुत स्नेह भी देते थे। सभी दोस्त रोने लगे। माफी की कोई बात नहीं है दोस्तों, पर तुम लोगों को देख करके रवि की याद आ गई। पता नहीं किस हाल में होगा। मनोरमा बोली, खैर बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ? मदद नहीं चाहिए मन्नो, बस माफ कर दिया यही बहुत है। हम अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। बस अब दोस्तों के साथ नहीं छोड़ सकते। हमने बहुत दोस्ती को ईर्ष्या और जलन की वजह से तोड़ दी थी। हम इतना ना समझ पाए कि दोस्त पर विपत्ति आई है तो मिल करके सामना करें। कोई बात नहीं साथियों, अब भूल जाओ और एक नई सोच का आविष्कार करो। मन्नो हम गलत थे, पर अब सब ठीक कर देंगे। हम सब अच्छी राह पर चल करके धैर्य पूर्वक आगे बढ़ेंगे और ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। मन्नो मुस्कुराई। ये अच्छे परिवार हैं, फिर भी कुछ काम हो तो बताना। आखिर मैं दोस्त हूँ। तुम लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। जितना किया था वापस भी तो ले लिया मन्नो। संजय बोला, हमने तुमसे तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त से अलग किया है। हमें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। और इतना कह करके संजय रोने लगा। मन्नो उसे चुप करवाती है और कहती है, नियति को कोई बदल नहीं सकता है संजय, अब पश्चाताप मत करो। हम एक अच्छे दोस्त हैं। मन्नो भी भावुक हो गई और बोली, हो सके तो रवि को रवि से मिलना और उससे उसके दिल की बात जानना। कितना प्यार करता था वो तुम सब से। उसका दिल टूट गया होगा। कितना याद करता होगा तुम लोगों को। एक बार उससे मिलके फिर से दोस्ती की शुरुआत करना। हम तो फिर भी यहाँ गांव वालों के साथ हैं, वो अकेले किस तरह से होगा सोचो। सभी दोस्त सोचने लगे, सच में हमने बहुत बड़ा पाप किया है 2 साल रवि को खुद से दूर रख करके। सभी दोस्त आश्रम से चले गए और मनोरमा रवि के बारे में सोचने लगी, कैसे होंगे
मेरे प्रिय, मेरे जीवन दाता, अब शायद सब कुछ अच्छा हो। दोस्त वापस आ गए रवि, अब तुम भी आ जाओ। आज दिन भर भाग दौड़ के बाद मनोरमा बेंत के कुर्सी पर बैठी और इतनी थक गई थी कि कंधे से लटक रहे झोले तक को नहीं उतारा और निढाल हो गई। छुटकी पानी लेकर के आती है। मनोरमा पानी पीती है और फिर छुटकी बोलती है, दीदी थक गई हो क्या? लाओ पैर दबा दूं। नहीं छुटकी, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और सबसे कहना कि कोई मुझे बुलाए नहीं। छुटकी कुछ बोली नहीं और मनोरमा के कंधे से झोला ले लिया और फिर सिर हिला करके वहां से चली गई। मनोरमा ने जो आश्रम बना रखा था वो जंगलों के बीचों बीच था। कई प्रकार के पेड़ पौधे वहां थे। जहां बैठी थी वहां पर बरगद का पेड़ था। उसको धीरे धीरे ठंडी हवा का एहसास हुआ और उसे महसूस हुआ कि अब उसकी थकान दूर हो जाएगी। उसने आंखें बंद कर ली और रवि के ख्यालों में डूब गई। मैं वादा करती हूँ जीवन भर सिर्फ आपकी उपासना करूंगी। ये सब आपकी ही खातिर है। एक बार भी इस दोस्त को, इस उपासक को याद नहीं किया, मिलने की नहीं सोची। क्या आपको हमसे लगाव नहीं है या अभी कोई लगाव नहीं है? क्या आपको हमसे प्रेम नहीं है? पर मैं किस हक से प्रेम मांग रही हूँ? सहसा ख्याल आया मन्नो को। मैंने कभी एहसास नहीं दिलाया, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मेरे रवि, पर क्या प्यार में बताना जरूरी है? क्या प्यार आंखों से दिखता नहीं है? क्या प्यार चलते हुए पैरों की कदम ताल से, उनकी पायल में हो रही झनकार से नहीं पता चलता है? क्या प्यार चूड़ियों की खनक में सुनाई नहीं देता है या प्रेम कान की बाली की हरकतों से नहीं दिखता है? हे रवि, क्या बताना जरूरी था? क्या आप समझ नहीं सकते थे अपनी मन्नो को? मैं जीत भी जाऊं दुनिया से तो क्या, पर खुद से तो हारी हूँ। बस एक बार दर्शन दे देते, अंततः मैं तुम्हारी हूँ। हे देवतुल्य रवि, मेरे पवित्र प्रेम की भाषा को काश समझ जाते, या मैं आपकी प्रिय नहीं। मुझे कब पता चलेगा कि मैं प्रिय नहीं, मैं काबिल नहीं? इन्हीं सब ख्यालों में डूबी हुई मनोरमा को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। मन्नो, तुम जिंदगी हो मेरी, साथ रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता है। प्रेम दिखाना, बताना, बुलाना या कबूल करवाना ये सब मिथ्या है मन्नो। प्रेम में पाना, आलिंगन करना, छूना या समीप रहना सब भौतिक सुख है जिसका कोई मतलब नहीं है। प्रेम आत्मीयता से होता है तभी पवित्र है। प्रेम विश्वास पर अटल हो, प्रेम एहसास पर निर्भर हो तभी प्रेम है। तुम्हारे स्कूल में कोई बेंत की कलम से लेकर के तुम्हारी बरसात में टूटी चप्पल को सही करने तक हर एक वस्तुओं से मुझे स्नेह था। तुम्हें स्कूल में डांट पड़ने से लेकर के तुम्हें देखने वाले हर एक बुरी नजर से मुझे नफरत थी। सावन में पेड़ में डाले गए झूले से, झूले में तुम बैठी होती थी और मैं तुम्हें झुलाता था, वहां भी उस झूले से प्रेम था। प्रेम को मैंने जाना मन्नो, प्रेम को मैंने पूजा है मन्नो। तुम चूड़ियों के खनकने के प्यार की बात करती हो मन्नो। याद है तुम्हें एक बार मेले में हम दोनों के पास पैसे खत्म हो गए थे। तुम्हें तो लाल हरी चूड़ियां पसंद थी, तुम मायूस हो गई थी और हम सब घर आए। फिर मैं वापस मेले में गया और चूड़ी की दुकान पर पूरा दिन काम किया और उस दिन शाम को मैंने तुम्हें जो चूड़ी दी थी वो पूरी दिन की मजदूरी थी मन्नो, वो प्यार ही तो था। मनोरमा रोने लगी, उसके आंखों से आंसू आ रहे थे। सच में वो प्यार ही तो था, एक पवित्र प्यार जो हक ना जमा सका, दावेदारी ना कर सका। दीदी, अचानक से आवाज सुन करके मनोरमा की नींद खुल गई। मनोरमा सपने में थी, सामने छुटकी खड़ी थी। दीदी, अंधेरा हो गया है, अब घर चलें? मनोरमा कुर्सी से उठते हुए बोली, ओ छुटकी, अंधेरा हो गया, चल छुटकी। सभी लोग चले गए ना? नहीं दीदी, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, छुटकी मुस्कुराते हुए बोली। फिर मनोरमा सभी लड़कियों और औरतों को बोलती है, आप लोगों को चले जाना चाहिए था। और जवाब में गांव की महिलाएं कहती हैं, क्यों? तुम्हारे साथ जाना है और तुम्हारे साथ आना है, चाहे रात हो या दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनोरमा ने इन 2 सालों में गाँव की दिशा ही
बदल दी थी। सभी महिलाओं के चेहरों पर खुशी होती। 2-4 पैसे की आमदनी किसको बुरी लगेगी। जब आश्रम से महिलाएं घर को जाने लगी तो उन्हें देख करके बहुत खुश हो रही थी। धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही थी। मनोरमा ने इस काम के साथ साथ अब उसने दूसरे काम भी शुरू करने की सोची, क्योंकि जिस संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, सबको रोजगार देना चाहती थी। वो अचानक से अपने दोस्तों के सामने देख करके रवि खुशी से फूला ना समाया। आंखों पर नजर का चश्मा लगा था। उसे उतारते हुए उसने कहा, इस तरह 2 साल बाद क्या हो गया यारा, आज मुझे याद कर लिया। रवि के चारों दोस्त रवि के सामने खड़े थे। एक साथ बोले, हमें माफ कर दो भाई, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने दोस्त से एक बार भी नहीं पूछा कि अपनी सफाई में कुछ कहेगा और गांव से निकलवा दिया। कोई बात नहीं यारा, रवि रामू को गले लगाते हुए बोला, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूँ। और फिर सभी दोस्त गले मिले एक दूसरे से। रवि ने एक दूसरे अध्यापक से कहा, मिश्रा जी विद्यालय आप संभालो, हम जा रहे हैं, कल मिलते हैं। पांचों दोस्त एक चाय की दुकान पर आ गए और चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत करने लगे। रवि ने मनोरमा के अलावा सभी के बारे में पूछा। ये बात चारों दोस्तों के दिल में घर कर गया। रवि की तरह होना मुश्किल है, अब शायद हमें भी कुछ करना पड़ेगा। सभी दोस्त काफी देर तक बातचीत करते रहे और फिर वो वापस चले गए, ये कह करके कि गांव वापस आते रहना रवि, वो गांव है तुम्हारा, यदि माफ किया हो तो आना ही पड़ेगा, वरना हम समझेंगे कि तुमने हमें माफ नहीं किया है। बाकी गांव वालों को हम देख लेंगे। रवि हाँ में सिर हिलाता है, पर मन में कुछ और चलता है। वो बेवजह मनोरमा की जिंदगी में भूचाल बन करके क्यों जाएगा। रवि को मनोरमा के बारे में सब पता था, मनोरमा के हर कार्य के बारे में भी। एक समय ऐसा आया जब गांव के लोगों को भी मनोरमा पर नाज होने लगा। उन्हें लगा कि मनोरमा के साथ ईश्वर ने बुरा किया ही था, हमने भी गलत सोचा और उसे एक विधवा की नजर में देखा और अब एक अबला समझा, जबकि आज उसी अबला ने हमारी बहु बेटियों को सम्मान से जीना सिखाया है। उस लड़की की बेइज्जती करनी चाहिए जो हमेशा गांव के लिए सोचती है। जब मनोरमा ने गांव के लोगों को ही इस तरीके से मदद करनी शुरू कर दी, जैसे गांव के गरीब तबके के परिवार से शादी ब्याह में आर्थिक मदद करना, उनके बच्चों को किताबें और कपड़े देना, मनोरमा के कारोबार में रमन ने भी हाथ बटाया। मनोरमा ने उसे शहर में जा रहे सामान की जांच, सही मूल्य और बाजार में किन वस्तुओं की मांग है और किस मूल्य पर है, ये सब काम रमन करने लगा था। गांव के सरपंच को मनोरमा पर बहुत विश्वास था और उसने हर कदम पर एक पिता के रूप में उसका समर्थन दिया। मनोरमा घर पर सिर्फ खाने और सोने जाती थी और माँ बापू की सेवा करना ही उसका असली मकसद था। इस साल का नाग पंचमी का त्योहार जब आया तो सरपंच और गांव के बाकी पुरुष वर्ग ने सोचा कि अब हम इस त्योहार में तालाब पर नहीं जाएंगे, हम इस प्रथा का बहिष्कार करेंगे। क्यों बेकसूर गुड़ियों को पीटा जाता है। पर गांव के बच्चों की खुशी का प्रश्न भी था, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया और ये सिर्फ छोटे बच्चे ही मनाएंगे और बड़े घर पर रह कर के शोक मनाएंगे। हम राजा परीक्षित की उस प्रथा का समर्थन नहीं करेंगे और उस दिन घर पर रह करके उसका विरोध करेंगे और आने वाले वर्षों में इस त्योहार को नहीं मनाएंगे जिसमें गुड़िया को पीटा जाए। इस व्यक्तिगत विरोध का समर्थन मनोरमा ने भी किया। उसे लगा कि अब शायद गांव बदल रहा है। मनोरमा का घर रात के वक्त खाने पर बैठी हुई थी और माँ हाथ पंख चला रही थी। बापू भी साथ में बैठे थे। कितना मेहनत कर रही है मेरी लाडो, माँ ने कहा। मनोरमा खाने में व्यस्त थी, कुछ ना बोली। मन्नो, क्या इतना काम करना जरूरी है? हाँ माँ, मन्नो बोली। तभी तो कर रही हूँ बेटी, अब 2 साल निकल गए, हमने कभी बात नहीं की तुम्हारी शादी की, पर अब शायद तुम्हें सोचना चाहिए इसके बारे में। मनोरमा कुछ ना बोली। मन्नो, हमने एक बहुत ही अच्छा लड़का देखा है। माँ मन्नो की थाली में एक और रोटी डालते हुए बोली, लड़का बहुत अच्छा है और वो तुम्हें पसंद भी कर चुका है। अम्मा, तुम्हें पता है मुझे अब शादी का मन नहीं है। ऐसी बात मत बोलो लाडो, हम अब तुझे अकेले नहीं देख सकते हैं, एक साथी तो चाहिए।
चाहिए ना, जिंदगी अभी बहुत लंबी है बेटा। माँ मुझसे नहीं होगा, मन्नो हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, बापू बोले। पर याद रखना, हमने तुम्हारी बात मान करके 2 साल चुप्पी रखी, पर अब ऐसा नहीं है। अब हम अपनी बच्ची की पहाड़ सी जिंदगी को ऐसे अकेला नहीं देख सकते। गांव के हर एक लड़की के हाथ पीले हो रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि मेरी बिटिया रानी दुल्हन बने, एक अच्छे से घर में एक अच्छे से परिवार की बहू बने। मनोरमा कुछ ना बोली। यदि वे खुशी हमें नहीं देंगे तो एक और गम लेने को तैयार हो जाना। हम नहीं रहेंगे इस दुनिया में। मनोरमा के बापू रोते हुए बोले, बापू ऐसा मत बोलो, आप लोग मेरी मजबूरी नहीं समझते हैं। कभी मेरे अंदर झांक करके देखो क्या बीत रही है मेरे ऊपर। और रही अकेले रहने की बात तो रह लूंगी, पर आप लोग ये मरने मारने की धमकी मत दिया करो। आप लोगों के लिए ही मैं हूँ, जब आप लोग नहीं रहोगे तो हमारा क्या। मन्नो इसलिए तो बोल रहा हूँ, मान जा बिटिया। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त चाहिए, ले लो जितना वक्त चाहिए, बापू खुशी खुशी बोले। मनोरमा खाना खा करके अपने कमरे में चली गई और दरवाजे की कुंडी लगा करके धीरे से बंद कर दिया और बिस्तर पर जा करके रोने लगी। कैसी दुनिया है ये, अकेले भी रहने देना नहीं चाहती। क्या साथी की इतनी जरूरत है? क्या मैं रवि की याद में अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकाल सकती? क्या उसे उस इंसान से कभी प्यार होगा जिससे शादी होगी? यही सब बातें उसके दिमाग में चलने लगी। आधी रात तक वो रोती रही और रवि को याद करती रही। आज आपकी जरूरत थी मेरे देवता, काश की होते और हमें सही राह दिखाते। आज तुम्हारी मन्नो को जरूरत है तुम्हारी। एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। इन 2 सालों में एक बार भी हमसे मिलने की कोशिश नहीं की, एक बार भी कोई संदेश नहीं, कोई खत नहीं। यदि इतना कठोर होना था तो क्यों बचाया मुझे हीरा जैसे राक्षस से? क्यों बचाया मुझे कानून से? बताओ, सुबकते हुए मनोरमा खुद से बोल रही थी। ये कैसा न्याय है ईश्वर। फिर से सावन आया, झूले पड़े, नाग पंचमी का त्योहार आया। गांव के छोटे छोटे बच्चे इस बार गुड़िया पीटने के लिए डंडे तैयार किए। रंग बिरंगे डंडे, लंबे नुकेले डंडे और पतले मोटे डंडे, कमर में चोटी धोती बांध, माथे पर लाल अंगोछा बांधे निकल पड़े तालाब पर। आह क्या रूप था उन लड़कों का। नन्हे नन्हे बच्चे मस्ती करते हुए चले आ रहे थे, हो हल्ला मचाते हुए, गीत गाते हुए। नटखट बच्चों का समूह जो गुड़िया को पीटने के लिए तड़प रहा था। दूसरी तरफ गांव में से नन्हे मुन्नी लड़कियां अपने हाथ में थाल लिए, थाली में प्रसाद व कई सारी गुड़ियां लिए तालाब की ओर बढ़ रही थी। सुबह का ये मौसम कितना प्यारा लग रहा था। बादल काले हो चले थे, बारिश आने वाली थी, हल्की बयार बह रही थी। ऐसे मनोहर छटा शायद ही कहो देखने को मिले। छोटी बच्चियां पाँव में पायल पहने छन छन छमक छमक चल रही थी, लाल हरी पीली गुलाबी, वाह सभी रंगों के कपड़े में। किसी की 2 चोटी लाल रंग के फीते वाली तो किसी की पीले रंग की। बालों में फूलों से प्रतीत होता था, किसी के लंबे खुले बाल तो किसी के छोटे और घुंघराले बाल। बांध पैर में पायल छम छम करती आई राधा रानी। टुकुर टुकुर देखे सब कान्हा के साथी करते शैतानी। पर बच्चों का खेल था, बच्चे कहाँ मानने वाले थे। छोटी लड़कियों ने अपने गुड़िया को फेंकना शुरू किया और छोटे लड़कों ने उन्हें पीटना। आज तालाब पर कोई बड़ा या बुजुर्ग नहीं था, पर दूर खड़ी मनोरमा इस दृश्य को देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। बच्चों के इस खेल को उसने भी यूं बचपन में कितना दफा खेला था। और अंतिम बार हीरा सिंह की मौत के बाद तो बंद ही हो गया था। 2 साल तो ये त्योहार मनाया नहीं गया। फिर बच्चे नहीं माने और शुरू कर दिया। सभी बच्चे खेल रहे थे और मनोरमा छुटकी के साथ एक चबूतरे पर बैठ करके देख रही थी। कुछ देर तक ये आनंद का त्योहार चला होगा। अब बच्चे तालाब से वापस आ रहे थे, सबके कपड़े पानी से पूरे तरीके से भीगे थे। तालाब में चारों तरफ गुड़ियां ही गुड़ियां दिखाई दे रही थी। कहीं कहीं जलकुंभी के पत्ते भी जो डंडों के मार से कट चुके थे। अचानक एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। मनोरमा शोर की तरफ भागी। वो तालाब ही था जिधर से आवाज आ रही थी। उन बच्चों के पास
गई तो उसने पूछा क्या हुआ। दीदी दीदी वहां देखो, चिंकी डूब रही है। एक बच्चे ने मनोरमा को बोला। मनोरमा ने इधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया और पानी में कोई नहीं दिखा। दीदी सच में चिंकी डूब गई वहां पानी में। इतना सुनते ही मनोरमा एक पल को भी समय नहीं गंवाई और पानी में कूद गई। अचानक चिंकी पानी में से बुलबुले छोड़ते हुए ऊपर की तरफ हवा में लहराई और एक सांस ली। तब तक मनोरमा उसे पकड़ चुकी थी। बहुत मशक्कत के बाद मनोरमा चिंकी को संभालते हुए पानी से बाहर लेकर के आई। तब तक गांव के अन्य लोग भी आ चुके थे और बच्चों ने उन्हें सब कुछ बताया। पूर्व सरपंच का बेटा मनोरमा के पैरों पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बिटिया यदि आज तुम ना होती तो मेरी चिंकी का क्या होता। सभी गांव वाले दुखी थे, शर्मिंदा थे। आज मनोरमा ने साबित कर दिया था कि वो इस गांव और अपनों के लिए कुछ भी कर सकती है। आज मनोरमा ने उनके दिलों में भी एक जगह बना ली थी जो उसके खिलाफ थे। जब ये बात पूर्व सरपंच को पता चली तो उसने मनोरमा के घर जा करके शाबाशी दी और कहा कि आज से तू जो कहेगी जो करेगी हम सब तेरे साथ हैं। वर्तमान सरपंच और पूर्व सरपंच ने वीरता पुरस्कार के लिए मनोरमा के नाम को मुख्यमंत्री के पास भेजा। मौसम अब बदल चुका था, लोग बदल चुके थे, लोगों की सोच बदल चुकी थी। एक अलग हवा चलने लगी थी। सभी को ये महसूस होने लगा कि मनोरमा के साथ जो हुआ था वो गलत था। अब वो सभी मिल करके किसी अच्छे लड़के के साथ मनोरमा की शादी करेंगे। ये सोच विचार करके गांव के कुछ सभ्य और बुजुर्ग लोग रामू व बाकी के दोस्तों के साथ मिल करके मनोरमा के घर उसके बापू से मिलते हैं। बापू को ये सब जान करके अच्छा लगता है कि गांव के लोग हमारे पक्ष में हैं। पर जब ये मनोरमा की बात उन्हें बताते हैं तो गांव वाले चिंतित हो जाते हैं कि मनोरमा को मनाएं तो मनाएं कैसे। सभी लोग मनोरमा से रूबरू बात करना चाहे तो सरपंच ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो खुद बात करेंगे। अब बात गांव के सबसे अच्छे बेटी की थी जिसने सभी के लिए खुशियां चाही। उसकी खुशी के लिए उसकी रजामंदी जरूरी है। शाम का वक्त था। मनोरमा अपने आश्रम के बाहर बेंत वाली कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसके सामने दूसरे गांव के एक महिला खड़ी थी जो किसी अपराध का शिकार थी शायद, और मनोरमा उन्हें न्याय दिलवाने की बात कर रही थी। सरपंच जी मनोरमा के पीछे चुपके से आकर के खड़े थे और बिना आहट किए उनकी बातों को सुन रहे थे। उसका पति उसे शराब पी करके मारता था और उसकी वजह से घर में खाने के लाले पड़ चुके थे। मैं उसे छोड़ना चाहती हूँ, अपने बच्चे को लेकर के आजाद होना चाहती हूँ। मनोरमा ये सुन करके शांत हो गई और सोचने लगी कि मैं क्या मदद कर सकती हूँ। फिर थोड़े ही पलों के बाद बोली मनोरमा, आप जब चाहो उसे छोड़ करके मेरे पास 5 दिन के लिए आ जाना, उसके बाद का मैं सब संभाल लूंगी। जी बहन शुक्रिया। और वो महिला हाथ जोड़ करके निकल गई। ये सब देख करके सुन करके सरपंच जी ने तालियां बजाई। बहुत खूब मन्नो, अच्छा किया, पर 5 दिन बाद का क्या। मनोरमा हड़बड़ा करके कुर्सी से उठ गई और बोली, आप बैठो सरपंच काका। और छुटकी को आवाज लगाते हुए दूसरे कुर्सी के लिए तब तक वो खुद लेकर के आ चुकी थी। कैसे आना हुआ काका बताइए। बस मन्नो तुमसे मिलने का मन हुआ तो आ गया। नहीं काका, मनोरमा बोली, आप किसी काम से आए हो मुझे पता है, बताइए बात क्या है। सरपंच मनोरमा के सामने बैठा था और बड़े ही भावुक निगाहों से देखा उसे। बेटा तुम्हारे दिल में कोई और हो तो बता दो, हम उसी से शादी कर देंगे तुम्हारी। ओह तो ये बात है, मनोरमा बोली। सरपंच काफी भावुक हो गए। अब क्या अपने काका की भी बात नहीं मानेगी? हमें तुम्हारी चिंता है मन्नो, अब कर लो भी शादी। तुम्हारे बापू ने सच में हीरा ढूंढा है, अभी तो तुमने जिंदगी की शुरुआत की है। मनोरमा कुछ ना बोली। एक बार मन में आया कि बोल दे रवि से शादी करवा दो, पर रवि भी तो मानने वाला चाहिए। मैं क्यों अपनी अधूरी जिंदगी की किताब उसके सामने लेकर के जाऊंगी। बिटिया भरोसा रखो,
हम पर। हमने भी लड़का देखा है, बहुत अच्छा लड़का है। मनोरमा कुछ पल शांत रही, फिर बोली, ठीक है काका, मैं तैयार हूँ, मैं बापू को बता दूंगी। सरपंच खुश होकर के वहां से घर चला आया और मनोरमा एक बार फिर रवि की यादों में। ये भी समाज का एक अंग है रवि, मुझे शादी तो करनी ही है, पर प्रेम कम ना होगा। प्रेम का मतलब मिलन हो ये जरूरी तो नहीं है मन्नो। सहसा मन्नो को रवि के एहसासों से उत्तर मिला। हमें याद करने से अच्छा है अपने आने वाले जिंदगी के बारे में सोचो मन्नो, अपने आने वाले भविष्य के सपने देखो। मन नहीं मानता रवि, दिल भी कैसे माने बताओ। यदि आपको एहसास है तो मुझे समझाओ। मनोरमा बोली, कैसे मनाऊं इस दिल को जो आज भी आपकी उपासना करती है। सपनों का क्या है मन्नो, शादी के बाद से सपने बदल जाएंगे, अपने बदल जाएंगे। फिर भी यदि हम याद आएंगे तो ये गलत तो ना होगा, पर यदि मेरी आराधना मुझे याद करना कम करोगी या भूलने की कोशिश करोगी तो आने वाली जिंदगी आसान लगेगी। मन पर बोझ लेकर के जिंदगी की शुरुआत मत करना। ये सब कहने की बातें हैं। क्या आप हमें भूल पाए? क्या आपने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा? नहीं ना, शायद नहीं। तो मैं कैसे सोच लूं, कैसे भूल जाऊं रवि? एक बार दर्शन दे देना, शायद मैं फिर कभी ना मिल पाऊं। मेरी बहन की शादी है रवि, अब तो आना ही पड़ेगा घर। 2 दिन पहले आना। सरपंच काका और गांव के सभी सभ्य अपने किए पर बहुत लज्जित हैं। तुम घर वापस आओ, तुम्हें लेने के लिए गांव से एक गाड़ी भी आएगी, तुम जरूर आना। जब रामू ने रवि को ये संदेश भिजवाया तो रवि खुश हुआ और संदेश पढ़ करके मुस्कुरा उठा। इतनी जिद अच्छी नहीं है रवि, अब तो मन्नो ने भी शादी के लिए हाँ कर दिया है, तो मन्नो को अंतिम बार देखने ही चला जाता हूँ। और दोस्त के घर शादी है तो वो भी मेरा फर्ज है। सरपंच काका, मेरे मामा जी, गांव के अन्य लोग और मेरे दोस्त कितनी बार आ चुके हैं मुझे मनाने, पर क्या मेरा जिद करना सही है? शायद नहीं। अंततः गांव जाना ही पड़ेगा। रवि ने उस गांव से विदा ली। ये पहली बार हो रहा था कि रवि 3 दिनों के लिए अपने गांव जा रहा था। उस गांव के सभी लोग भावुक हो गए थे और रवि को ढेर सारे उपहार दे करके विदा किया। घोड़ा गाड़ी पहले से आ चुका था उसे लेने के लिए। सभी सामान गाड़ी में रखा गया और रवि हाथ जोड़ करके गाड़ी में बैठ गया। सभी की आंखें नम थी, पर इस बात के लिए खुश थी कि अंततः ये अपने घर जा रहे हैं कुछ ही दिनों के लिए। घोड़ा गाड़ी रवि के गांव में प्रवेश किया तो लोगों ने फूलों से स्वागत किया, जय जयकार लगाए। घर पहुंचा तो मामी जी ने आरती की, थाली से रवि की नजर उतारी, टीका लगाया और फिर सरपंच और गांव वालों ने माला पहनाई। रवि सभी बड़ों के पैर छू करके आशीर्वाद लिया, मामा से लिपट गया। उसके आंखों में आंसू थे, ऐसा लग रहा था जैसे राम वन से वापस आए हों। रवि अपने दोस्तों से भी मिला, पर उसकी नजर मन्नो को ढूंढ रही थी। मन्नो नहीं आई थी। रवि चिंतित था, पर वो कैसे आती? आने का सवाल ही नहीं होता है। भले ही गांव वालों ने दोनों को समझा लिया हो, पर माफी भी मांग ली थी, पर बेइज्जती तो हुई थी ना, इसलिए मन्नो का आना संभव ही नहीं था। लेकिन रवि को बिना देखे रहा भी नहीं जा रहा था। देखने की उत्सुकता बहुत थी, नजरें इधर उधर दौड़ रही थी। उसकी नजरों को, उसकी व्याकुलता को उसके दोस्त भली भांत समझ रहे थे, पर कहे कुछ नहीं। रामू ने रवि को उसके घर पर आने को कहा। आज हल्दी की रस्म है, आ जाना। ये भी कहने की बात है क्या? रवि मुस्कुरा करके बोला, मैं शाम को आता हूँ। फिर सभी दोस्त चले गए। रामू अभी भी परेशान था। उसने मनोरमा के आश्रम जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसके पहले वो मन्नो के घर गया। वो मन्नो के बापू से अपने घर मिल चुका था, पर मन्नो के घर जाकर के बापू से पूछा, क्या मैं मन्नो से मिल सकता हूँ काका? बापू ने बिना एक पल गंवाए बोले, हाँ रवि बिल्कुल, पर मन्नो घर पर नहीं है। वो या तो आश्रम में होगी या किसी अन्य गांव में होगी।
ठीक है काका। रवि हाथ जोड़ करके वहां से चला गया। रवि के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। 2 साल से ज्यादा हो चुके थे मन्नो को देखे। कैसी होगी वो, मैं क्या बात करूंगा उससे। रवि के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो बिना एक पल बर्बाद किए मन्नो से मिलने वहां से निकल पड़ा। शिव मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर था। बड़ी बड़ी सीढ़ियां, ऊंचा मंदिर, विशाल खंभे, बड़े बड़े पुराने छायादार पेड़, मंदिर में लटके मोटे जंजीरों से बड़े बड़े घंटे और मंदिर के अंदर भगवान शिव की विशाल प्रतिमा, जटाओं से निकलता पानी। पूरे दिन को परेशान व्यक्ति अगर आधा घंटा भी शांति से बैठा रहे तो खुशी खुशी वापस जाता था। मनोरमा आज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी रवि के इंतजार में। उसे पता था रवि घर आने के बाद भागा भागा यहाँ जरूर आएगा। आधे घंटे से ज्यादा हो चुके थे। पंछियों के चहचहाने के अलावा वहां और कोई आवाज नहीं थी। मनोरमा की आंखें बार बार सीढ़ियों के नीचे जाती और दूर तक देखती, पर कुछ दिखाई ना देता था। पर उसे आशा थी कि रवि जरूर आएगा। एक खादी कपड़े का कुर्ता और पैजामा पहने व्यक्ति उसे नजर आया। अरे ये तो रवि ही है। रवि के आंखों पर नजर का चश्मा था, पैरों में चमड़े की चप्पल, बाल संवरे हुए थे। सच में कितना सुंदर और मनमोहक सादा लिबास था रवि का। मस्तक पर वही पहले वाली तेज थी। रवि नजदीक आ चुका था। मनोरमा सहम गई। रवि के आते ही उठ गई, डरी हुई हिरणी की तरह। रवि ने मनोरमा को देखा। जोगन सी बनी मन्नो साधारण सी साड़ी में थी, जो ना तो बहुत रंगीन था और ना ही बिल्कुल सफेद थी। चेहरे पर गहरी उदासी पर मुस्कुरा करके उदासी को छुपाते हुए बोली, मन्नो कब आए? रवि मुस्कुरा उठा, बस अभी आया हूँ। घर आते ही सबसे पहले तुम्हारे घर गया और भागता हुआ यहाँ आ गया। खुद को खुद में समेटते हुए मनोरमा बोली, बैठ जाएं हम चबूतरे पर। हाँ मन्नो, चलो बैठ करके बातें करते हैं। ऐसी हो रही है विद्यालय की देखरेख और वहाँ के लोगों की पढ़ाई। रवि चौंका, लोगों की पढ़ाई या बच्चों की? हाँ हाँ वही, हिचकते हुए बोली मनोरमा। विद्यालय के बच्चों की पढ़ाई अच्छी है, बहुत मन लगा करके पढ़ते हैं सब। रवि को शक हुआ कि मन्नो मेरे बारे में सब समाचार रखती है। मैं वहाँ कैसे रहता हूँ या किस किस को पढ़ाता हूँ, कितने दिन रुकेंगे? परसों तक। एक अजीब सी हलचल हुई मनोरमा के दिल में। दिल जोर से धड़का और मन में ही सोची, बस 2 दिन के लिए। तुम कैसी हो मन्नो? आपके सामने हूँ। आश्रम चलता है, समय का पता ही नहीं चलता। दोनों बैठे थे अगल बगल, पर क्या मजाल एक बार भी नजर ऊपर करके एक दूसरे को देख लें। बस एक दूसरे से सवाल किए जा रहे थे। मनोरमा का दिल धड़क रहा था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो किसी और से शादी करे। और रवि ये सोच रहा था कि यदि मन्नो का ना हो सका तो उसकी जिंदगी में अन्य कोई लड़की आएगी भी नहीं। दोनों के ओठों पर जो बात थी वहां से निकल पाना मुश्किल था। आश्रम का काम कैसा चल रहा है? रमन बता रहा था कि वो भी अब तुम्हारे साथ काम करता है। हाँ अच्छा है। गांव के लोगों की और आसपास के कुछ लोगों की मदद हो जाती है। शादी से खुश हो? हे ईश्वर, क्या प्रश्न कर दिया रवि ने। क्यों? बस मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अब मेरी खुशी का होना और ना होना कोई मायने नहीं रखता है। ऐसा मत बोलो मन्नो, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी के लिए ही दुआएं की हैं। इन 2 सालों में एक बार भी दिल नहीं किया कि आकर के देखूं मन्नो मर गई या जिंदा है। मनोरमा के इस बदलाव से रवि सिहर गया। अचानक में मनोरमा इस तरह से बोली और फिर एक पल बिना गंवाए शांत हो गई। माफ करना, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं मन्नो, तुम बोलो, मैं हूँ ही ऐसा। सच ही तो है। क्या इन 2 सालों में मुझे आना नहीं चाहिए था? मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम कैसी होगी। नहीं, मुझे माफ करो, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मनोरमा बोली। रवि को एहसास हुआ मनोरमा के दिल में बहुत मर्म भरा है।
उसने दुख और ममों को पाल रखा था, वो निकालना बहुत जरूरी है। पर कैसे? अभी तो नहीं, हमने भी अपना फर्ज नहीं निभाया है। मनोरमा बोली, मेरी वजह से बचपन से लेकर के आज तक दुखी ही रहते हुए आए हो आप। मेरी जिंदगी बचाने वाले, मुझे दोबारा जीवन देने वाले और समाज में दोबारा सम्मान से जीने का एक और मौका देने वाले को मैंने एक बार भी नहीं पूछा कि ये 2 साल कैसे बीते। यदि मैं दासी बन करके पूरी जिंदगी सेवा करूं तो भी शायद ये कर्ज नहीं उतार सकती। नहीं मन्नो, ऐसा मत सोचो। रवि मायूस होकर के बोला, मुझसे ये शब्द नहीं सुना जाएगा। तुम बस खुश रहो, मेरी यही दुआ है। खूब सजाओ खुद को, संवारो खुद को, अपनी जिंदगी जियो, मस्त गगन में उड़ो पहले की तरह। रवि बाबू, अब मन्नो पहले वाली मन्नो नहीं रही, वो मनोरमा है, असहायों की मनोरमा। आपकी मन्नो को मैंने मेरे अंदर छुपा करके रख दिया है। काफी देर तक दोनों बातें करते रहे, फिर वहां से एक साथ चलते चलते घर की तरफ आए। आज उन्हें साथ देख करके कोई कुछ नहीं बोला, सबने अभिवादन किया। रवि की उदारता और मनोरमा का स्वभाव ने सभी को अच्छा सोचने पर मजबूर कर दिया। जब दोनों घर पहुंचे तो रवि ने मनोरमा से कहा, मन्नो, शाम को रामू के घर आ रही हो ना? हाँ, आना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा पूछ रहे हो आप? मैं चाहता हूं तुम मन्नो बन करके आओ। मेरी मन्नो, मेरी पहले वाली दोस्त मन्नो। ठीक है, शाम को दिखूंगी। और वो मुस्कुराते हुए घर के अंदर चली गई। शाम हो चुकी थी और रात की शुरुआत होने को थी। रामू के घर में कोलाहल बहुत था। आज उसकी बहन की हल्दी की रस्म थी और दावत भी। रवि भी वहां पर था और मनोरमा अभी नहीं दिख रही थी। वहां पर रवि की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। बाकी के सभी दोस्त भी थे। मनोरमा की कुछ सहेलियां थी। मधुर गीत गानों से घर सुंदर माहौल बना हुआ था। लोकगीत की परंपरा अपने चरम सीमा पर थी। उस समय फिल्मी गानों का दौर हर जगह नहीं था और साधन भी नहीं होता था फिल्मी गानों का बजानों का। बड़े लोगों के चोचले हुआ करते थे फिल्मी गाने। गांवों में तो लोकगीत ही होता था और उसी में नाच भी होता था। सभी लोग व्यस्त थे अपने अपने कामों में। रवि की नजर अचानक से मनोरमा पर पड़ी। उसने उसे देखा और देखता ही रह गया। मनोरमा ने एक गुलाबी रंग की सिल्क साड़ी पहन रखी थी। हाथों में हल्के और गुलाबी रंग की चूड़ियां थी। पाँव में छम छम करती हुई पायल, गले में मोतियों की माला थी, कान में सोने की बाली और माथे पर गुलाबी रंग की छोटी सी बिंदी, आंखों में काजल और होंठों पर हल्की सी लाली। बहुत ही सुंदर लग रही थी। मुस्कुराते हुए वो रवि की बहन और बाकी लोगों से मिल रही थी। रवि चुपके से देख रहा था और रवि को भी कोई चुपके चुपके देख रहा था। रवि के पास आकर के मनोरमा बोली, कब आए आप? मैं तो कब से यहीं पर हूँ, तुम्हारा रास्ता देख रहा था। बहुत अच्छी लग रही हो मन्नो, बस ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहो। और आप भी मुझे तो इतना कहते रहते हो, खुद भी तो देख लिया करो। जिंदगी आपकी भी है। मुझे सलाह देते हैं आप शादी की, खुद की शादी कब करोगे? अब मैं चाहती हूँ कि आप भी शादी करो। रवि मुस्कुराता है और बोलता है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ मन्नो, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। जब तक आप खुद भी अपने लिए कोई लड़की नहीं पसंद करते, मैं भी शादी नहीं करूंगी। मनोरमा मुस्कुराते हुए बोली, दोस्ती निभाने का ठेका सिर्फ आपने ले रखा है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा मन्नो। क्यों नहीं हो पाएगा? नहीं बता सकता, बस मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है रवि बाबू, फिर हमसे भी नहीं हो पाएगा। रवि अफसोस करके रह गया। उसे पता था मन्नो ने जिद कर लिया तो क्या मजाल कोई उसे मना ले। सभी लोग खाना खा लिए। आज वर्षों बाद मन्नो और रवि ने एक साथ खाना खाया था। एक दूसरे को खिलाए और प्यार भरी नजरों से देखा। इनकी सारी गतिविधियों को कोई देख रहा था। ये इन्हें नहीं पता था। मनोरमा शायद रवि से कुछ सुनना चाह रही थी, पर रवि नहीं
बोल पा रहा था। उसी के विपरीत रवि मनोरमा से कुछ सुनने की आकांक्षा लिए देख रहा था, पर मनोरमा ने भी कुछ ना कहा। वाह रे प्यार, दोनों को पता चल रहा था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, असीम मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के प्रति कितनी इज्जत है, पर ना जाने कौन सी शक्ति थी जो रोके जा रही थी। कितनी गहरी चाहत थी एक दूसरे की खुशी के लिए। खाना खा करके रवि और मनोरमा एक दूसरे से कुछ देर के लिए अलग हुए। जब मनोरमा रामू के बहन के उनके कमरे में गई, क्या बात है रवि, संजय रवि से बोला। मतलब रवि हड़बड़ा करके उल्टा सवाल कर बैठा, कोई बात नहीं है। क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। नहीं कुछ तो है, मुझसे तो बता सकता है ना, कोई बात होगी तब ना। देख भाई मैं समझता हूँ, संजय बोला, तू अभी भी मन्नो को चाहता है ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं, झूठ, सरासर झूठ, कितना छुपाएगा खुद से, बोल क्यों नहीं देता उससे। रवि भावुक हो गया, नहीं बोल पाऊंगा यार, मैं बोल दूं। नहीं, फिर तुझे मन्नो का प्यार दिखाई नहीं देता उसकी आंखों में? दिखता है, फिर देखता रह जाएगा। उसकी शादी के लिए गांव के सभी लोग अच्छे से तैयार हैं और लड़का भी देख चुके हैं। मैं अब कुछ नहीं कर सकता संजय, रवि बोला। वो उस शादी से बहुत खुश रहेगी, खाक खुश रहेगी वो, संजय झल्ला करके बोला। वो लड़की देख रहा है, उधर खड़ी है। संजय ने छुटकी की तरफ इशारा करके बताया, मैं उसे बुलाता हूँ और पूछना उससे अपनी मन्नो का हाल। छुटकी, जी भैया। छुटकी भागती हुई आई और संजय को बोली, जी भैया बताओ क्या चाहिए, पानी ले आऊं? नहीं, अरे नहीं छुटकी, रवि भैया को जरा अपनी मन्नो दीदी के बारे में बताओ तो। नहीं नहीं, दीदी डांटेगी, दीदी को नहीं पता चलेगा, बस इन भैया को बता दो कि दीदी क्या करती है आश्रम में। फिर छुटकी बोली, भैया दीदी को बस मैं ही जानती हूँ, ज्यादा समय मैं ही उनके साथ रहती हूँ। दीदी घंटों कुर्सी पर बैठ करके खुद से बात करती हैं, कभी मन्नो बन करके तो कभी रवि बन करके। मैं पास खड़ी होकर के या बैठ करके सब सुनती हूँ और आंखों से आंसू निकल आते हैं। दीदी आपके बारे में ही सोचती रहती हैं, उनके आंखों से बहते हुए आंसुओं में मैंने देखा है सबके सामने खुश होने का नाटक करती हैं और अकेले में बहुत रोती हैं। रवि के आंखों में आंसू आ गए, क्या विडंबना थी। इतना सुन करके उसका दिल करुणा से भर गया। भैया मैंने दीदी को दोहरा चरित्र जीते हुए देखा है, वो अपने लिए जी ही नहीं रही हैं, उन्होंने सभी के उत्थान की जिम्मेदारी ले रखी है। भैया एक आप ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो। छुटकी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। रवि धर्म संकट में था, करे तो क्या करे, क्या वो मनोरमा का हाथ थाम ले, क्या गांव वाले मानेंगे, क्या फिर से गांव में विरोध नहीं होगा, क्या ये सही है? कहीं ऐसा ना हो ये समझने लगे कि हमने मिल करके ये योजना बनाई है। मैं खुद की बेइज्जती सहन कर सकता हूँ, पर मन्नो का दोबारा इस जंजाल में नहीं डाल सकता हूँ। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? ये जानते हुए भी मन्नो मुझे चाहती है, मैं उसे दूसरे के हवाले कर दूं, ये भी तो ठीक नहीं है। छुटकी की बातों ने रवि को अंदर तक झकझोर करके रख दिया था। वो सोचने पर मजबूर हो गया था। शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। शादी में काम की पूरी जिम्मेदारी रमन, संजय और बाकी दोस्तों ने ले लिया था। चाहे वो घर की सजावट का हो, बारातियों के स्वागत का हो या खाने खिलाने और सोने की व्यवस्था का, सब कुछ दोस्तों के हवाले था। फूल मालाओं से घर को सजाया गया था, जनरेटर से बिजली की व्यवस्था की गई थी, गांव के प्राथमिक पाठशाला में बारातियों के रहने की व्यवस्था की गई थी। सभी रस्म घर पर होना था, पर शादी तो शिव मंदिर में ही होने वाली थी। रामू की बहन दुल्हन बन अपने कमरे में बैठी थी। रवि की नजरें मनोरमा को ढूंढ रही थी। मनोरमा शाम तक तो यहीं थी, अभी नहीं दिख रही है, शायद घर गई होगी। ये सोच करके रवि अपने काम में लग गया। बारात नहीं आएगी, क्या मतलब बारात नहीं आएगी? रामू के बापू को ये बात गांव का ही चौकीदार बताया। बारात नहीं आएगी, अब ये शादी नहीं होगी। क्या बोल रहा है तू लाखन? बापू चिल्लाए। शराब पी करके ये अनाप शनाप मत बक। भैया मैं सच बोल रहा हूँ,
अभी अभी खबर भिजवाई है दूल्हे के बाप ने। रामू के बापू गश्त खा करके गिर पड़े। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अभी जाकर के देखता हूँ। रामू तमतपाते हुए घर में घुसा और जब वापस आया तो उसके हाथ में एक देसी कट्टा था। गुस्से में पागल हुआ संजय को बोला, चलो रे, या तो बारात आएगी या लाश। रुक जा रामू, कोई फायदा नहीं है। लाखन बोला, दूल्हा घर पर नहीं है, किसी और लड़की से प्यार करता था और उसे लेकर के ही भाग गया। उसके घर वाले बेचारे खुद परेशान हैं। रामू अफसोस करके रह गया और गुस्से से लाल पीला होते हुए बोला, पहले बताना था उस कमीने को। ये बात आग की तरह अंदर कमरे में पहुंची और रामू की बहन ने कमरे को बंद कर दिया। अब क्या तमाशा है, दरवाजा खोल बिटिया। रामू की माँ चिल्लाई, नहीं माँ, अब मुझे नहीं जीना है, मैं मर जाऊंगी। अंदर से आवाज आई, अरे ओ रामू। रामू के बापू, माँ चिल्लाई, ये बेवकूफ मर जाएगी और दहाड़े मार मार करके रोने लगी। जल्दी आओ। धड़ धड़, बेटी दरवाजा खोलो, रामू के बापू चिल्लाए। धड़ धड़ करके, बहना दरवाजा खोल, रामू चिल्लाया। दरवाजा तोड़ रामू। रवि दरवाजे पर जोर लगाता हुआ बोला और फिर एक झटके में रामू और रवि ने दरवाजा तोड़ दिया। सामने रामू की बहन के हाथों में जहर की एक शीशी थी जो पीने जा रही थी। रामू ने बहन को एक तमाचा मारा और जोर से डांटा। उस कमीने के लिए हम सभी को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। जरा सा भी दया नहीं आई हम पर। आखिर ऐसा क्या हो गया, मुझे बापू की बेइज्जती नहीं देखी जाती भाई। बहन रोते हुए रामू के गले लग गई थी। कोई बात नहीं, हम उसको सबक सिखाएंगे, तू शांत रहा। नहीं भाई, बहन गुस्से में बोली, मुझे इसी मंडप में और आज ही शादी करनी है, अन्यथा मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरे ऊपर बोझ रहेगा। मैं मेरे बापू को और परेशान नहीं देख सकती। मैं सह लूंगी परेशानी बेटी, पर ये जिद मत कर कि आज ही शादी करनी है। नहीं बापू, शादी तो आज ही करनी है या कल सुबह तक का समय नहीं है। मैं या तो सुबह शिव मंदिर में शादी करूंगी या वहीं शिवलिंग से टकरा करके अपनी जान दे दूंगी। रामू और उसके बापू परेशान हो गए। उनकी लड़की की जिद पूरी करनी ही पड़ेगी, अन्यथा कुछ भी गड़बड़ कर लेगी वो। सहसा बापू को ख्याल आया, दूल्हा तो अपने गांव में ही है। उसने अपनी राय रामू से बताई। रामू ने तुरंत हाँ बोल दिया। रवि की शादी का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आखिर अब वो मनोरमा से शादी तो होने वाली नहीं है। रामू ने ये बात अपनी बेटी को कही तो वो बहुत खुश हुई और फिर रामू के बापू ने रवि से ये बात कही तो रवि चौंक गया और बोला, काका ये कैसे संभव है? क्यों, क्या हुआ? क्यों संभव नहीं है? दोस्ती का फर्ज निभाने से अब कतरा रहे हो? इस बार रामू बोला, क्या कमी है मेरी बहन में? मेरे दोस्त रवि गहरी सांस लेते हुए बोला, मेरे यार कभी तुम्हारी बहन में नहीं। मुझे अफसोस है कि तुम्हें भी लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी चाहिए। हाँ, मुझे मेरी बहन की ही नहीं तुम्हारी भी फिक्र है मेरे दोस्त। ये अच्छा मौका है, मैं एक पल गंवाए बिना चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन को अपना लो। सभी लोग खुश हो गए और सारे रिश्तेदार कहने लगे, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। रवि अफसोस करते हुए बोला, मुझे माफ करना दोस्त, पर मैं ये शादी नहीं कर सकता। रामू बौखला गया और संजय और रमन से बोला, देखा तुम लोगों ने, अपने कानों से सुना ना, मैं पहले ही कहता था ये मतलबी है। मेरी बहन क्या ये किसी के काबिल नहीं है, सिर्फ अपने लिए सोचता है। तभी बीच में मनोरमा आई। ये क्या कह रहे हो रामू? ये सच नहीं है। तुम शांत रहो मन्नो, मैं रवि से बात कर रहा हूँ। ये है मतलबी। रवि के चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में आंसू छलकने को बेताब थे। तुम एक देवता पर इल्जाम लगा रहे हो रामू। तुम्हें पता है इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना कभी बुरा सोचा, तो फिर कह दो कि ये कर ले मेरी बहन से शादी। क्या? मन्नो चौंकी। मन्नो को ये तो पता चल गया था कि दूल्हा बारात लेकर के नहीं आया, पर ये पता नहीं था कि रवि को शादी करने के लिए कहा जा रहा है। कर लो शादी रवि बाबू, मन्नो उदासी भरे लहजे में बोली।
अच्छी लड़की है, और यदि आप शादी नहीं करोगे तो मैं कैसे सोच सकती हूँ अपनी शादी के लिए। कैसा दुविधा थी, ये तो जबरदस्ती शादी हुई। क्या इससे हम दोनों खुश रह पाएंगे? शायद नहीं। तो क्या करूं? क्या मैं सभी के सामने मन्नो का हाथ मांग लूं? आखिर जो दूल्हा भाग गया उसका किसी ने क्या बिगाड़ लिया? क्या मैं रामू के बहन को मना करके पाप का भागीदार नहीं बन जाऊंगा? किस सोच में डूबे हो रवि? रामू के बापू रवि को बोले और फिर रवि के मामा से भी सलाह मशवरा किया। रवि के मामा तो तैयार हो गए। वो चाहते थे कि रवि बस शादी कर ले। शाम खत्म हो चुकी थी, रात्रि अपने चरम पर थी। रात को ही शादी के लिए बताना था सभी को। बहुत ज्यादा परेशान रवि अपने घर पर था और मन्नो के बारे में सोच रहा था कि अचानक से मन्नो वहां आ गई। रवि उसे अपने पास बिठा करके बोला, मन्नो सच सच बताओ, क्या मुझे रामू की बहन से शादी करनी चाहिए? हाँ करनी चाहिए। यदि तुम नहीं कहोगी हाँ करनी चाहिए, यदि तुम नहीं करोगे तो मैं कैसे शादी करूंगी? हमने यही तो बोला था। मन्नो क्या बोल रही हो? रवि परेशान होकर के बोला, ये कैसे संभव है मन्नो? वैसे ही जैसे मैं किसी और से शादी कर रही हूँ रवि बाबू। रवि अवाक सा मन्नो को देखता रह गया। फिर एक पल आया जब मन्नो बड़े प्यार से उसे देखने लगी। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब मन्नो इस तरह से रवि को देख रही थी। रवि झेंप गया और शर्मा करके बोला, इस तरह से क्यों देख रही हो मन्नो? अब अंतिम बार देख लूं मेरे देवता को। कल से आप किसी और के, मैं किसी और की हो जाऊंगी। नहीं मन्नो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। अब मैं जा रही हूँ रवि, कल मंदिर में आपकी शादी में मिलूंगी। नहीं मन्नो रुको, मैं जा रही हूँ रवि, अपना ख्याल रखना। रवि कुछ ना बोला। मन्नो वहां से जा चुकी थी। रवि ज्यादा कुछ सोच ना सका और अपने प्यार को कुर्बान कर रामू की बहन की शादी के लिए तैयार हो गया। आखिर मन्नो भी तो यही चाहती थी। उसने उसी रात संदेश भिजवाया कि शादी के लिए तैयार है। सभी लोग बहुत खुश थे। अंततः रवि की शादी अब होगी। सुबह भोर से ही घर में मंदिर और मंदिर से घर का आना जाना था। मंदिर को फूल मालाओं से सजा दिया गया था। 5 ब्राह्मणों को समूह शादी के लिए मंदिर में बैठ चुका था। दुल्हन तैयार हो करके मंदिर के एक तरफ गांव व परिवार की महिलाओं के साथ बैठे थे। रवि अपने परिवार व मित्रों के साथ अभी नहीं आया था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। मंदिर के पास एक चबूतरे पर शहनाई बजाई जा रही थी। ब्राह्मणों का मंत्रोच्चारण शुरू हो गया था। अब बस रवि के आने की प्रतीक्षा थी। रामू की बहन बहुत खुश थी। उसकी खुशी सभी को दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो दुल्हन के भेष में थी। सिर्फ उसके पास बैठी महिलाएं ही उसे देख रही थी। रवि ने अपने विद्यालय वाले गांव के लोगों को भी बुलवाया था और मामा जी से निवेदन किया कि गांव वालों के साथ ही वो वापस चला जाएगा। ये बहुत ही कठिन घड़ी थी। मामा जी भी नहीं चाहते थे कि इस गांव की लड़की इसी गांव में बहू बने, तो भांजा अपने घर लेकर के जाएगा। इससे अच्छी बात और क्या होगी। उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। ये बड़ी बात थी। रवि दूल्हे के भेष में घोड़ी पर बैठ करके बाजे गाजे के साथ मंदिर पहुंचा। उसके सभी दोस्त नाच रहे थे। मंदिर परिसर में कदम रखते ही उसकी नजर उस जगह पर गई जहां मन्नो के साथ बैठ करके बातें किया करता था। घोड़े से उतर करके सबसे पहले उस चबूतरे पर गया और बड़े ध्यान से देखते हुए धीरे से बोला, माफ करना मन्नो, शायद तुम्हारे लिए मैंने कम पुण्य किए होंगे। उसके आंखों में आंसू आ गए पर उस इंसान ने आंसुओं को बाहर ना आने दिया। दिल अफसोस करके रह गया और वो आगे मंदिर के उस परिसर की तरफ बढ़ गया जहां पर मंडप बनाया गया था। सीधा जा करके रवि उस जगह पर बैठ गया और कुछ पल की मंत्रोच्चारण के बाद दुल्हन को लाया गया। रवि के सिर पर भी सेहरा था और दुल्हन पूरी तरह घूंघट में थी। रवि की नजर आग के हवन कुंड में थी। वो खुश नहीं था पर दुखी भी नहीं था
क्योंकि अब मन्नो भी शादी कर लेगी और अपनी शादीशुदा जिंदगी में अब वो खुश रहेगी। यही सोच करके अपने आंसुओं को पी गया। पर इधर घूंघट में रामू की बहन बहुत खुश थी, बहुत। उसकी खुशी इस बात पर दिख रही थी कि जब पंडित जी कुछ फूल, चावल, दूब उसे लेने को कहते तो वो तुरंत ले लेती, और जब रवि को कहते तो रवि का लेने में समय लगता था। उसका ध्यान तो यहाँ नहीं था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे पीछे ही खड़ी मन्नो मानो और मेरे कम से कम दुआएं तो कर रही होगी। 7 फेरे हुए, सिंदूर दान हुआ और बाकी के सभी रस्मों और रिवाजों के साथ शादी संपन्न हुई। और जब शादी हो गई तो रुकने का सवाल ही नहीं था, अब विदाई होनी थी। दुल्हन खूब तड़प करके रोई, सभी से गले लग करके, गांव की बहुत सी महिलाओं से गले लग करके रोई। फिर दुल्हन को डोली में बैठा दिया गया और रवि भी सभी के पैर छू करके डोली में दुल्हन के सामने बैठ गई। 4 कहार डोली को उठाए और चल दिए रवि के गांव की ओर, जहां वो अध्यापक था। दुल्हन अब शांत हो चुकी थी। रवि तो यही सोच रहा था कि इनको लेकर के जा तो रहा है, पर घर जिस हाल में छोड़ करके आया है वो सोच करके बुरा लग रहा है। करीब 1 घंटे चलने के बाद कहारों ने विश्राम करने की अनुमति मांगी तो रवि ने हाँ कह करके डोली रोकने को आदेश दिया। डोली कुछ देर के लिए रुकी और सभी लोग हल्का फुल्का जलपान किए। डोली में बैठे दूल्हा और दुल्हन को भी जलपान के लिए गांव वालों ने पूछा तो रवि ने दुल्हन से पूछा तो और दुल्हन ने हाँ में सिर हिलाया। रवि ने ऊपरी मन से पानी और कुछ नाश्ता दिया जो एक बड़ी सी पीतल की कटोरी में था। डोली फिर उठी। फिर 1 घंटे लगातार चलने के बाद सभी गांव पहुंचे। रवि की डोली जब घर पर पहुंची तो स्वागत में वहां की कुछ महिलाएं आरती की थाली लेकर के खड़ी थी। विधिवत आरती हुई और गृह प्रवेश की रस्में करने के बाद दुल्हन को कमरे में ले जाया गया। रवि ये सब दृश्य देख करके अचंभित था। गांव के लोगों ने उसे कितनी इज्जत दी थी। रवि पूरा घर देख करके बहुत खुश था। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। जिस कमरे में दुल्हन को बिठाया गया था उसे भी खूबसूरती से सुगंधित फूलों की तरह सजाया गया था। शाम को अंधेरा होने तक गांव की महिलाओं ने उस घर में सब कुछ व्यवस्थित किया, जैसे रसोई, आंगन, बर्तन, पानी, अनाज, सभी वस्तुओं की व्यवस्था की। रवि बाबू, एक सभ्य महिला ने रवि से कहा, 1 सप्ताह तक आपको हर खाना मैं बना दिया करूंगी। आज का खाना मेरे घर से आएगा। रवि ने सिर हाँ में हिला दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं कैसे शुक्रिया करूं, समझ में नहीं आ रहा है। उसके आंखों में आंसू आ गए। फिर उन महिलाओं ने उन्हें मजाकिया स्वर में कहा, आंसू ना बहाओ मास्टर जी, जाओ, दुल्हन सुबह से अकेली है, उनके पास जाओ। और हंसते हुए सभी चली गई। रवि उन्हें देखता रह गया। रवि दुल्हन के कमरे में गया और जब उसने पलंग की तरफ देखा तो दुल्हन सिमरती हुई बैठी थी पूरे घूंघट में। रवि भी जा करके वहीं बैठ गया। कुछ देर की मौन शांति के बाद रवि बोला, रूपा, आपने शादी के लिए जिद क्यों किया और मुझसे ही क्यों? खैर, इन सब का कोई फायदा नहीं है, पर मैं अपनी जिंदगी शुरू करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रूपा, रामू की बहन, शांत बैठी रही। मुझे आशा है कि आप मेरे पवित्रता को समझोगी और मुझे माफ कर दोगी। शादी इतनी जल्दबाजी में करवाई गई कि मैं आपसे मिल ना सका। क्या मैं आपसे कहूँ अपने दिल की बात? रूपा ने हाँ में सिर हिलाया। मैं बचपन से ही मन्नो को चाहता था, मैं कह ना सका, पर यही सत्य है। आज भी मन्नो को प्यार करता हूँ। मेरी पाक मोहब्बत को ना मैं बता सका और ना मन्नो से जान सका। मुझे पता है मन्नो भी मुझसे प्यार करती है, पर नियति को शायद मंजूर नहीं था हमारा मिलना। रूपा कुछ ना बोली। कुछ बोलो रूपा। रवि रूपा की तरफ देखते हुए बोला, मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें देख भी सकूं। मुझे माफ करना, पर ये वादा करता हूं मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। मन्नो खुश रहे जहां रहे। रवि के आंखों में आंसू थे। रूपा धीरे से उसके पास आई और अपने हाथों से रवि के आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे देवता, बस अब और नहीं। आवाज सुन करके
रवि आश्चर्यचकित हो गया। मन्नो तुम? हाँ मेरे देवता, मैं मन्नो, आपकी मन्नो, क्या मुझे नहीं देखोगे आप? रवि ने मन्नो के चेहरे से घूंघट उठाया। मन्नो को देख करके उसके होश उड़ गए। बला की खूबसूरत चांदनी रात में चांद सा मुखड़ा लिए, आंखें शर्म से बंद, कांपते ओंठ। रवि मन्नो को देखता रह गया। मन्नो आंखें खोलो। नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है। मैं नजर कैसे मिलाऊं अपने भगवान, अपने देवता से, जिसको मैंने हमेशा दुख दिया है। ही मन्नो, क्या ये रात पीछे मुड़ करके देखने के लिए है? एक बार आंखें खोलो मन्नो। और मन्नो ने अपनी आंखें खोली। मन्नो ने रवि को देखा, रवि ने मन्नो को। 2 पल भी ना देख पाई मन्नो रवि को, और फिर से घूंघट ओढ़ लिया। रवि को सब कुछ किसी सपने जैसा लगा, पर हकीकत सामने थी। उसके जिंदगी मन्नो, उसे सब समझ आ रहा था कि ये सब मेरे दोस्तों ने और सरपंच व गांव वालों ने मिल करके किया है। ये सब एक नाटक था। रूपा भी इस नाटक में शामिल थी। मतलब मन्नो, तुम भी उनके साथ मिली हुई थी। आपको छोड़ करके सभी इस नाटक में शामिल थे रवि बाबू। सभी को पता था कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, पर हमें ही पता ना था। रवि मन्नो के घूंघट को वापस धीरे धीरे उठाता और कहता है, मन्नो तुमने सच में मुझे जिंदगी के सभी सुख दे दी हो। एक बार आंखें खोलो मन्नो, और मेरी आंखों में देखो। मैं अपने मन्नो को जी भर के देख तो लूं। मन्नो ने अपनी आंखें खोली। मन्नो वापस शर्मा गई। रवि ने इस बार मन्नो को अपने गले से लगा लिया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े थे। दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे और बड़े प्यार से देखते रहे। आज मनोरमा और रवि के मिलन की रात थी। वर्षों पुराने मोहब्बत की मिलन, अथाह प्रेम की विजय की रात, मोहब्बत की रात, इश्क की असीम चाहत की रात। और फिर जिंदगी की गाड़ी सिर्फ और सिर्फ खुशियों के पटरी पर दौड़ने लगी। रवि ने अपना अध्यापन जारी रखा और मन्नो ने अपना आश्रम। आश्रम में पहले जैसा ही सब कुछ था। उसका कार्यभार अब रमन व छुटकी संभालते थे, और मन्नो वहां सप्ताह में 1 या 2 दिन जाती थी। 1.5 साल बाद रवि और मन्नो के घर पर एक बेटे का जन्म हुआ, और वो खुशी का दिन आ गया, जिसका नाम होता है श्रेयांश। इस तरीके से वो दोनों अपने प्यार और मोहब्बत की जिंदगी हंसी खुशी जीने लगे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।